आनंदी एक काफी लालची लड़की थी जो अक्सर शॉर्टकट ही चुना करती थी। ऐसे ही एक दिन आनंदी अपने घर के काम कर रही होती है। तभी वहां आनंदी की सास अनीता बाजार से आती है। बहू, बाहर तो इतनी महंगाई है, कुछ भी लेने जाओ ऐसे दाम बताते हैं जैसे पता नहीं कितनी महंगाई हो। 2 सब्जी भी लेने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अभी ही इतनी महंगाई हो गई है तो आगे जाकर क्या होगा। भगवान, इतनी महंगाई क्यों कर रखी है आपने? अरे माँ जी, आप ऐसा भी क्या लेकर आई हो जो आपको इतनी ज्यादा महंगाई लग रही है? बहू, आलू टमाटर सब कुछ ही महंगा हो रहा है, तभी तो मैं 1 पाव ही लाई हूँ टमाटर। अरे माँ जी, फिर तो आपको सब्जियाँ खरीदने का तरीका ही नहीं है। अरे थोड़ा सा जो सड़े गले रहते हैं ना, आप उनमें से भी तो सब्जियाँ ले सकती हो ना। उसमें क्या बुराई होती है? वो भी तो कितना सही रहता है। मैं जब अपने मायके में थी ना, तब भी मैं ऐसी ही सब्जियाँ लेती थी, तो ऐसे ही करती थी पैसे की बचत। बहू, महंगाई बढ़ रही है तो क्या अब हम खाना पीना ही ठीक से ना करें? तुझे पता भी है कि ये सब सड़ी गली चीजें कितनी खराब होती हैं। अरे आधे से ज्यादा सब्जियों में तो कीड़े लगे होते हैं। अब खुद ही बता, सस्ते के चक्कर में हम वो सब्जियां तो ले लें, लेकिन जब उनमें से ही आधी से ज्यादा सब्जियां कीड़े वाली निकल जाएगी तब क्या होगा उनका? फिर तो हमारे पैसे भी गए और सब्जियां भी नहीं मिली। अरे माँ जी, ये चीजें तो वही लोग कहते हैं जिन्हें पैसों में आग लगाना आता हो। अरे आप खुद सोचो ना, जब हमें सब्जियाँ कम पैसों में अच्छी मिल रही है तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर मैं आपकी जगह होती ना, तब तो मैं ऐसे ही करती। मेरा तो यही मानना है कि कहीं कहीं रिस्क लेना भी जरूरी होता है। फायदा रिस्क में ही है। बहू, रिस्क वही लेते हैं जिन्हें मेहनत करने में आलस आता है। अरे रिस्क लेना ही क्यों है? थोड़े पैसे ज्यादा लगाओ, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो। इसमें भी तो दुनिया कितने अच्छे से जी ही रही है ना। आज तक जो भी रिस्क लेकर या अपना दिमाग ज्यादा चलाकर आगे जाने की सोच रहा है, कभी आगे नहीं जा पाया वो। माँ जी, आपकी दोस्त या सहेली ही होंगी ऐसी जिनको ज्ञान तो पूरा होगा नहीं, लेकिन ज्ञान की बातें करते रहे और कहीं ना कहीं खुद का नुकसान करवाती रही होंगी। आप भी उनकी बातों में आ जाती हो। मुझे तो अपनी सोच पर घमंड है, क्योंकि नाम रिस्क लेने से ही बनते हैं, डरने से कभी नहीं। बहू, वैसे ही अभी बाजार से आई हूँ। बाजार में दिमाग खराब हो ही गया था और अब तू यहाँ आलतू फालतू की बातें करके मेरा खून क्यों जला रही है? मुझे तेरी सोच पसंद नहीं है और ना ही तू। अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ मैं बस, इसलिए तू भी बार बार मेरा इम्तिहान मत ले। कहीं कुछ बोल दूंगी फिर मुंह बनेगा। अनीता इतना कहने के बाद वहां से चली जाती है, लेकिन आनंदी का दिमाग बहुत ही खुराफाती था, जो हमेशा कुछ न कुछ करने में लगा ही रहता था। एक दिन आनंदी अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। तभी आनंदी अपने फोन पर एक ऐड देखकर खुद से बात करते हुए बोलती है, अरे वाह, आजकल मेरे फोन में शेयर मार्केट के बारे में बहुत आ रहा है। वैसे क्या सच में शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बाद हमारे पैसे डबल हो जाते हैं? अब इसके बारे में अच्छे से किससे पता करूं? अरे हाँ, आज दीपक जब घर आएंगे ना, तब उनसे शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से पता करूंगी कि आखिर ये होता क्या है और इसमें ऐसा भी क्या है कि लोग शेयर मार्केट के पीछे लगे ही रहते हैं। आनंदी शाम को अपने पति दीपक के घर आने का इंतजार कर रही होती है। जब दीपक आता है तो वो अपने कमरे में कपड़े बदलने चले जाता है, लेकिन उसी बीच आनंदी जाती है और दीपक से बोलती है, दीपक, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो, क्या पूछना है? और प्लीज कुछ फालतू का मत पूछना। वैसे भी ऑफिस में आज दिन अच्छा नहीं था, इसलिए अब तुमसे उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी फालतू मत बोलना। अरे कुछ फालतू नहीं है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है? आजकल सुनने में बहुत आ रहा है। तुम्हें पता ही होगा ना कि शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आज तुम इतना दिमाग वाली बातें कैसे कर रही हो? तुम्हें किसने बता दिया शेयर मार्केट के बारे में? अरे अब बताओ ना कि शेयर मार्केट क्या होती है और क्या क्या होता है इसमें। शेयर मार्केट एक तरह का सट्टा ही होता है। मुझे तो ऑफिस में दिमाग खराब करना ज्यादा बेहतर लगता है इसके मुकाबले में। अरे तुम इसमें इतने पैसे लगा रही हो, उसका कुछ भरोसा नहीं है। अमीर आदमी रोड पर भी आ सकता है और गरीब आदमी कब महल में पहुंच जाए पता भी नहीं चलता है शेयर मार्केट की वजह से। इसलिए इससे दूर ही रहो। दूर क्यों रहना? पैसे दुगने होने के भी तो चांसेस है ना, और हम नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव ही होगा। ओह, तुम ना शेयर मार्केट का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। दीपक इतना बोलकर हॉल में चला जाता है, लेकिन अब आनंदी के दिमाग में शेयर मार्केट की बात चल रही थी।
आनंदी अगली सुबह अपने सारे गहने निकालती है और खुद से बोलते हुए कहती है, मैं अभी इन्हें बेच देती हूँ। जब शेयर मार्केट से पैसे मिलेंगे तब मैं इनसे भी ज्यादा अच्छे गहने ले लूंगी। दीपक का क्या है, उन्हें खुद तो कभी रिस्क लेना नहीं आता, लेकिन मैं दीपक की तरह नहीं हूँ। मैं तो रिस्क भी लूंगी और शेयर मार्केट से काफी सारे पैसे भी उठाऊंगी। आनंदी अपने गहने बेचकर शेयर मार्केट में पैसा लगा देती है और फिर घर आकर आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद अनीता आनंदी से कहती है, बहू खाना नहीं बनाना है क्या तुझे? इतनी देर हो गई है, दीपक भी आने वाला होगा। अब तक यहाँ आराम से बैठी हुई है तू। तुझे कुछ ज्यादा ही आराम करने की आदत हो गई है क्या? माँ जी, अब तो आप यही समझ लो कि हमारे आराम करने के अच्छे दिन आ गए हैं। फिर हम घर में नौकरानी रख लेंगे, वही सारा काम करेगी। मैं तो अब एक गिलास पानी का उठाने भी नहीं वाली हूँ। नौकरानी आएगी जब देखा जाएगा। उसके बाद वो खुद यहाँ से पानी के गिलास लेकर जाएगी। बस थोड़े दिन रुक जाइए कि वो दिन आने में ज्यादा देर नहीं है। क्या बकवास कर रही है बहू तू? हमारे इतने अच्छे हालात नहीं है कि हम घर पर नौकरानी रख लें। खुद खाना बनाने वाले लोग हैं और तू ये सब ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे। कितनी बार कहा है तुझे ये सब मत सोचा कर। हम इतने अमीर भी नहीं हैं और ना ही हमारे इतने खराब दिन हैं कि हमें खाने के लिए भी लाले पड़े। लेकिन तेरी हरकतें जरूर ऐसी है कि किसी न किसी दिन हमें सड़क पर लाकर ही मारेंगी। अब तो कुछ सोच रही है तो जरूर इसके पीछे तूने कुछ सोचा ही होगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। बिना कुछ किए नौकरानी तो मिलने से रही, और अगर नौकरानी चाहिए और आराम चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और देखना आप, कुछ समय बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मेरे साथ साथ आपकी भी मजे हो जाएंगे। फिर आप भी कहोगी कि बहू हो तो ऐसी हो। भगवान बस इतना कर देना कि इसने जो भी कुछ कांड किया है ना, उसका भुगतान हम सबको ना भरना पड़े। बहू सुन, वैसे भी मैं तुझसे बहुत परेशान हूँ और इस बार अगर तूने कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही बता दियो ताकि मैं पहले से संभल तो जाऊंगी ना कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तेरी वजह से कुछ गलत हो गया तो तू समझ जा कि तेरे साथ क्या होगा। माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं बोल रही हूँ ना कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप भी कहोगी कि बहू तूने मुझे गलत साबित कर दिया, और इस बार मुझे गलत साबित होकर भी खुशी मिल रही है। और अब आप अच्छे अच्छे डायलॉग तैयार कर लो, क्योंकि वो डायलॉग बोलने का मौका मैं दे ही दूंगी। कुछ दिनों बाद आनंदी को पता चलता है कि शेयर मार्केट में उसके सारे पैसे डूब गए हैं और वह काफी ज्यादा रोने लगती है। आनंदी के रोने की आवाज सुनकर दीपक और अनीता आते हैं और अपनी बहू से पूछते हैं, क्या हुआ बहू, तू इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत को क्या हुआ है? ठीक तो है ना? आप लोग सही कह रहे थे। मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, अपने सारे गहने बेच दिए। अब शेयर मार्केट की वजह से मैं लुट गई। हे भगवान मैं क्या करूं? मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, मैं तो कहीं की नहीं रही। शेयर मार्केट में पैसा लगाने और डूबने के बाद आखिरकार आनंदी की अकल ठिकाने आ ही जाती है। कीर्ति काफी खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद कीर्ति बहुत अच्छे से अपना ससुराल संभाल रही थी, सब कुछ काफी अच्छे ढंग से कर रही थी। कीर्ति की सास वसुंधरा भी अपनी बहू से काफी खुश थी, पर समय के साथ उसको अपनी सास वसुंधरा की कंजूसी के बारे में पता चलता है और वो अपनी सास की कंजूसी से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ को फोन कर कर बोलती है, माँ कैसे घर में आपने मेरी शादी कर दी? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी सास इतनी कंजूस है कि वो 1 रुपया खर्च करने से पहले 100 बार सोचती है। अरे उनका बस चले तो 3 टाइम का खाना ना खा के वो 1 से 2 टाइम का ही खाए। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मोहन दामाद जी तो ऐसे नहीं है ना? नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। जब दामाद जी अच्छे हैं तो सास के बारे में इतना क्यों सोच रही है? वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। माँ मैं क्या वहाँ बस अपने पति के साथ ही रहती हूँ? अपनी सास ससुर सबके साथ भी तो रहती हूँ ना मैं। माँ मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे उनकी कंजूसी हद से ज्यादा ही है। एक छोटी सी चीज के लिए वो 100 बार सोचती है। बेटा ऐसे नहीं कहते, जैसे भी है तो तेरी सास ही ना, और कंजूसी कर रही है ये भी एक तरह से ठीक ही है। कल को वो पैसे तुझे ही तो मिलेंगे ना। आजकल इतनी महंगाई भी हो गई है। कीर्ति अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वसुंधरा वहाँ जाती है। अपनी सास को देख वसुंधरा अपनी माँ का फोन रख देती है और वसुंधरा उससे बोलती है, अरे बहू, तेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया था ना,
फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे कर लिया? हाँ माँ जी, पर मैंने मोहन जी को बोल दिया तो ऑफिस जाने से पहले वो 3 महीने का रिचार्ज कर गए। क्या 3 महीने का रिचार्ज? इतना महंगा रिचार्ज करने की जरूरत क्या थी? घर वाले फोन में बैलेंस था ना, मोहन के फोन में तो हमेशा बैलेंस रहता है, तुझे बैलेंस की क्या जरूरत है? माँ जी, इस बार का रिचार्ज हो जाने दो, उसके बाद मैं मोहन जी को मना कर दूंगी मेरे फोन में बैलेंस डालने के लिए। पता नहीं कैसी कंजूस सास मिली है मुझे। ये सही है। अच्छा बहू, मैं ये बोलने आई थी कि सुबह जो रोटियां बनाई थी वो रखी हुई हैं। अभी अभी क्या ही खाना बनाना, उसी को दोनों सास बहू मिलकर खा लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। कीर्ति सुबह का खाना गर्म करके टेबल पर रखती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। वसुंधरा खाना खाने के लिए आती है। जहाँ कीर्ति को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, तो वहीं वसुंधरा खाना खाते हुए से बोलती है, क्या हुआ बहू, सुबह का खाना दोपहर में गले से नीचे नहीं उतरती? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, पता नहीं पर आज सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मुझे तो तू बिल्कुल ठीक लग रही है। तो माँ जी, कीर्ति बोल ही रही होती है कि तभी उसको उल्टियाँ आने लगती हैं और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। कीर्ति उल्टियाँ करने के बाद अपने रूम में जाकर आराम करने लगती है। वसुंधरा अपना खाना खत्म करके कीर्ति के पास जाती है और बोलती है, जब सुबह ही तुझे पता था कि आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुझे इतना खाना बनाने की जरूरत क्या थी? माँ जी, आप खाने की टेंशन मत लीजिए, मैं उससे थोड़ी देर में खा लूंगी। सुबह से 3 बार उल्टियाँ हो चुकी है, मन में चल रहा है और अब तो इतनी ज्यादा कमजोरी हो रही है कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सुबह से 2-3 उल्टियाँ क्या हो गई? हमारी बहू रानी तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही हैं। बहू, मुझे सब पता है, ये सब काम ना करने के तेरे नाटक हैं। माँ जी, आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए। 2-3 बार उल्टियाँ क्या हो गई? महारानी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। एक हम थे जो अपने टाइम पर पूरे दिन भूखे रहकर भी खेती कर लिया करते थे, और एक ये है कि इनसे झाड़ू पोछा तक नहीं किया जाता। वसुंधरा कीर्ति को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को मोहन घर आता है। घर आते ही उसको कीर्ति की तबीयत के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर कीर्ति का चेकअप कराता है। चेकअप करवाने के बाद उसको डॉक्टर से पता चलता है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनकर मोहन और वसुंधरा बहुत खुश होते हैं। वसुंधरा कीर्ति के पास बैठकर अपने बेटे से बोलती है, अब बहुत जल्दी मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। कीर्ति, आज तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ और माँ, आप पूरे मोहल्ले में बांट दीजिएगा। अरे अभी मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? बच्चा होगा तब तो उसकी छठी में सब आएंगे ही, उसी समय सबका मुंह मीठा हो जाएगा। अभी तो तू बस पैसे जोड़, घर में नया मेहमान आएगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है माँ, लेकिन मुझे खाने को तो मिलेगा ना, या वो भी आप बचाओगी? डॉक्टर साहब, ये आपकी फीस। इतना बोलकर मोहन डॉक्टर को उसकी फीस देकर जाने की इजाजत देता है और वसुंधरा अपने बेटे को खाना देती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति वसुंधरा को अपनी दवाई की स्लिप देकर उसे बोलती है, माँ जी, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है, अब बस एक कैल्शियम की गोलियाँ रह गई है, 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगी, अब तो दवाई ला दो। अरे बहू, इतनी दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बना देती हूँ, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। वसुंधरा उसके लिए कुछ गोंद के लड्डू बना देती है। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और वसुंधरा की कंजूसी बढ़ती जाती है। अब कीर्ति का 8वां महीना चढ़ जाता है और एक दिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। कीर्ति दर्द में वसुंधरा के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी, सुबह से ही रह रहकर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाऊँ। 6 महीने हो गए हैं और आपके कहने पर मैंने एक भी बार डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया। ऐसे टाइम पर ऐसा होना लाजमी है, तू घबरा मत, सब ठीक होगा। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ तुझसे। कीर्ति के पेट का दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द में तड़पते तड़पते चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद वसुंधरा घर आती है, जहाँ वो अपनी बहू को फर्श पर बेहोश देखती है। अपनी बहू की ये हालत देखकर वसुंधरा कीर्ति के फोन से मोहन को फोन करती है, पर फोन में बैलेंस न होने की वजह से वो मोहन को इन्फॉर्म नहीं कर पाती और अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वो हॉस्पिटल के फोन से मोहन को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। डॉक्टर कीर्ति की गंभीर हालत को देखते हुए वसुंधरा और मोहन को डांटते हुए बोलती है, कैसे लापरवाह इंसान है आप लोग। 6 महीने में एक बार भी कीर्ति को हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेकर आए और ना ही टाइम टू टाइम दवाई दी।
अरे दवाई नहीं दी, कम से कम खाने को तो ढंग से दे देते। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? उनकी हालत बहुत गंभीर है, माँ और बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है पर कीर्ति के बच्चे को नहीं बचा पाती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मोहन और वसुंधरा को ये खबर देकर उनको कुछ देर बाद आईसीयू में कीर्ति से मिलने देती है, जहाँ अपने बच्चे की मरी खबर सुनकर कीर्ति बहुत दुखी होती है और वसुंधरा रोते हुए कीर्ति से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, आज मेरी कंजूसी की वजह से हमारे घर की खुशियाँ छिन गई। माँ, माफी क्यों मांग रही हो आप? हमारे बच्चे को तो खा गई आप, हमें भी खा जाओ। माँ, अब से ना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मत कीजिए, मैंने अपना बच्चा खोया है। अपने बच्चे की जुदाई क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आज जो गम मैं माँ जी की वजह से सह रही हूँ वही गम मेरी माँ जी को भी मिले। आज आपकी गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं माँ। जिसने भी कहा था सही कहा था कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चे को भुगतनी पड़ती है। देखो ना माँ, आज हमने अपना बच्चा खो के आपकी दी हुई सजा भुगत ली माँ। वसुंधरा की कंजूसी की वजह से उसकी बहू गर्भवती तो हुई पर माँ का सुख ना भोग पाई। इसलिए दोस्तों, इतनी कंजूसी ना करो कि कोई आपका आपसे दूर ही हो जाए।